Our topic is law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant or conserved, provided no external forces are acting. This law can also be stated as momentum is never created nor destroyed. बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कहा जा रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, मान लो बॉल है वो, और सेकंड बॉल है जिसका मास m2 है। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। पहले बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है और सेकंड बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और यही मान लेते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2, सो कोलिजन मस्ट बी पॉसिबल। ठीक है, उस केस में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन लेट अस सपोज दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल a and b is are a v1 plus v1 and v2 respectively. In such condition the total momentum after collision becomes m1 v1 plus m2 v2. Then according to law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. बेटा यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अर्थात टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी तक हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मीन दैट मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। इसको प्रूव करते हैं। कुछ कैसे करेंगे प्रूव? मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो बॉल हैं जिसके मास m1 और m2 हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा देखो, दो बॉल हैं। एक बॉल है जिसका मास है m1, बॉल का नाम a रख दे रहे हैं। एक सेकेंड बॉल b है जिसका मास है m2। और ये भी मान लेते हैं बॉल a की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और बॉल b की जो इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये जो घटना है वो बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। बेटा देखो तीन स्टेट होंगे। एक स्टेट होगा बिफोर कोलिजन, एक होता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और तीसरा स्टेज होगा आफ्टर द कोलिजन। ये जो फिनोमेना है बिफोर कोलिजन है। अच्छा एक बात और है, कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब, चूंकि ए और बी दो बॉल हैं और दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में लिया गया है, तो कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब u1 बड़ा होगा किससे, u2 से, जैसा कि आप डायग्राम से समझ रहे हो। एक और फिनोमेना होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन। बेटा एट द टाइम ऑफ कोलिजन में कुछ इस तरह की स्थिति होगी। ये मान लो बॉल ए है और ये बॉल बी है। मास तो m1 m2 रहेगा। ठीक है, जो ही हम बॉल ए की बात करेंगे तो देखो जब टकराएंगे ना, तो उस केस में न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या काम करेगा कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन, उस दौरान बॉल ए जो है बॉल बी पे एक फोर्स लगाएगा, यानी बॉल बी पे एक फोर्स लगेगा Fb, किसके द्वारा, ए के द्वारा। और इन द सेम टाइम जो रिएक्शन फोर्स होगा बॉल ए के ऊपर लगेगा, बॉल ए पे एक फोर्स लगेगा Fa, किसके द्वारा, बी के द्वारा। बेटा नोटिस में याद करना, मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि ए के द्वारा बी पे बल लगेगा Fba, और बी के द्वारा ए पे बल लगेगा Fab, जो अपोजिट डायरेक्शन होंगे लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। ये होता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और उसके बाद एक तीसरा स्टेज होगा आफ्टर द कोलिजन। तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद बॉल ए की जो स्पीड है यानी वेलोसिटी वो v1 है, और बॉल बी की जो स्पीड यानी वेलोसिटी वो v2 है। और ये भी कंसीडर करते हैं कि दोनों स्पीड, दोनों डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है ना अलोंग द सेम डायरेक्शन है, इट मीन द सेम दिशा में, एक ही तरफ है। ठीक है ना, मास m1 v1 है, ये तो पता ही है। बेटा पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि लेट अस सपोज दैट टू बॉल a and b having their masses m1 and m2 respectively. The initial velocity of ball a is u1 and the initial velocity of ball b is u2, such that u1 greater than u2 are moving along the same direction. आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, at the time of collision, at the time of collision, ball A exert a force on ball B which is Fba, and similarly ball B exert a force on ball A
which is f of AB. After the collision, let us suppose that the velocity of ball A is v1 and the velocity of ball is v2 and they are moving along the same direction. बेटा ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ करने के लिए बड़ा आसान है, हम न्यूटन का थर्ड लॉ लेके चलेंगे। देखो एफ ए बी है क्या, एफ ए बी जो है फोर्स एक्टिंग ऑन, पर इसको लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ए बाई बॉल बी। ध्यान दो बी जो है ए पे बल लगा रहा है, बी जो है ए पे बल लगा रहा है। तो जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो हमारा मास नहीं लेना होता है, जिस पे हम बल लगा रहे हैं उसका मास क्या है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। एफ ए बी क्या है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ऑन ए, फोर्स ऑन ए बाई बॉल बी, ये मतलब होता है फोर्स ऑन ए पर लगने वाला बल किसके द्वारा, बॉल बी के द्वारा। और ये होगा जैसा कि आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा किसका मास लेंगे, तो देखो फोर्स कौन लगा रहा है, बी बॉल लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ए, तो मोशन में कौन आएगा, बॉल ए, तो जो मोशन में आता है उसी का एक्सेलरेशन लोगे ना, तो लिखेंगे बराबर मास ऑफ बॉल ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए। बेटा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बताओ मास ऑफ बॉल ए को क्या माना मैंने, m1, और इसका जो एक्सेलरेशन है बॉल ए का वो मान लो कैपिटल ए सफिक्स ए है। फर्दर m1 इंटू ए का एक्सेलरेशन, बॉल ए का एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी, पहले बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, अब बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, तो v1 माइनस क्या होगा, u1 होगा। और ये जो फेनोमेना है बेटा t समय होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने में t समय लगा, तो ये हो जाएगा t अपॉन t, m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। वैसे ही आप जरा एफ बी ए निकाल लो, एफ बी ए क्या है ये देखो, एफ बी ए यानी फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बॉल बी बाई, और ये बल किसके द्वारा लग रहा है फोर्स, ये बल तो ए के द्वारा लगेगा, बाई बॉल ए, बॉल ए। इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, मास ऑफ बॉल बी, क्योंकि फोर्स हम बी पे लगा रहे हैं ना ए के द्वारा, तो बी मूव करेगा तो बी का मास लेंगे और बी का एक्सेलरेशन लेंगे, तो क्या कहेंगे, मास ऑफ बॉल बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी। मतलब डायरेक्ट लिखते हैं मास ऑफ बॉल बी जो कि m2 माना इनटू बॉल बी का एक्सेलरेशन, डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये सफिक्स नहीं लिख रहे हैं, ए आप बी चाहो लिख लेना। देखो बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी v2 है, कोलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस u2 और अपन टाइम टेकन t होगा, डायरेक्ट मैंने लिखा। जैसा कि आपने देखा कि फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा क्या बताया गया था कि ये जो दो फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन और अपोजिट, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, यही होगा एफ ऑफ ए बी, सफिक्स है ये बेटा। अब डायग्राम का कोई रूल नहीं है, डायग्राम को हटा सकते हैं। तो इस तरह से एफ ऑफ ए बी देखो निकाले तो क्या आया था, एफ ऑफ ए बी देखो यही है, एफ ऑफ ए बी यही है, ठीक है। ये होगा m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए जो कि ये है, क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ पहले से था यहाँ माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। देखो टाइम दोनों तरफ कट जाएगा, t को थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक। This implies that m1 of v1 minus u1 is equal to minus of m2 of v2 minus u2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। This implies that
m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 अब प्लस m2u2। अब देखो बेटा v1 v2 को पास रखिए, u1 u2 को पास रखिए, दिस इंप्लाइज दैट m1 v1 यहाँ से आएगा तो प्लस m2 v2 होगा, ये m2 u2 अपनी जगह पे ठीक है, इसको ट्रांसफर करिए माइनस m1 u1 को, ये होगा m1 u1। अब हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और करके m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2। बेटा इसका ये मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लिख सकते हैं दिस देयर, दस कर सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बेटा यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों करना क्या है, हमने तो डेरिवेशन कर दिया, अब आपको अपने फेयर नोट्स जब बनाएंगे तो प्रॉपर वे में इसको आप समझाओगे, अच्छे से समझाओगे, एक एक चीज को समझाओगे, ठीक है। आप बताओगे कि क्यों ये दोनों टाइम एक जैसे हैं, क्योंकि जब दो बॉल आपस में टकराएंगे तो दोनों का एक्शन और रिएक्शन की टाइमिंग एक जैसी होगी, एक समय के साथ रिएक्शन होगा और एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप बॉल ए जो है कुछ देर के बाद मूव करेगा, अब बॉल बी कुछ देर के बाद मूव करेगा, ऐसा नहीं, दोनों का रिएक्शन टाइमिंग एक ही होगा, एक्शन और रिएक्शन टाइमिंग। अर्थात एफ ऑफ ए बी, बॉल ए पे जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा बी के द्वारा, और उसी समय बॉल बी पे बल लगेगा ए के द्वारा, दोनों की टाइमिंग एक साथ होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमने इसको समझाया है। अब आप अपने फेयर कॉपी पर अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे दिया हूँ लेकिन लिखा नहीं हूँ, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो यही है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको सीख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने बताया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जरा आप मुझसे आप आराम से फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। We are going to start some numericals related to law of conservation of momentum। बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है a bullet of mass 0.02 kg is fired from a gun weighing 7.5 kg if the initial velocity of the bullet is 200 meter per second, then calculate the speed with which the gun recoils। बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 kg, बहुत ही कम है। यहाँ मास बेटा कभी कभी ना बुलेट का पास ग्राम में देता है तो हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करके। यहाँ ऑलरेडी मास केजी में कोई दिक्कत नहीं है। इस फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से फायर हुआ है। वेजिंग बेटा है मतलब मास ही है, ये किसका मास है, गन का ही मास है, ठीक है। गन का मास है 7.5 kg। If the initial velocity of the bullet is 200 meter per second, then calculate the speed with which the gun recoils। बेटा जैसे कि आपको बताया गया था कि जब भी बुलेट फायर होता है गन से तो आपने देखा होगा कि गन रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ जाता है, जिसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें वही फाइंड करना है। पहले ना इसका हम ज्योमेट्री बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जरा समझो, यहाँ दो ही घटना होती है, फायरिंग होने से पहले की स्थिति और फायरिंग होने के बाद की स्थिति। फायरिंग होने से पहले बुलेट की स्पीड क्या होगी, 0 होगी, और गन की स्पीड भी क्या होगी, 0 होगी। फायरिंग होने के बाद क्या होगा, फायरिंग होने के बाद मान लीजिए बुलेट आगे जाएगा तो गन क्या होगा, पीछे जाएगा। इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाएंगे तो जैसा कि बताया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। आइए इस पे रिलेटेड हम लोग पहले क्वेश्चन लगाते हैं। बेटा देखते हैं, थोड़ा मैंने ज्योमेट्री बना दिया है पहले से। देखो यहाँ दो स्थिति दिखाई गई है, एक स्थिति है बिफोर फायरिंग, एक स्थिति आफ्टर फायरिंग। फायरिंग होने से पहले देखो गन का मास क्या है, मान लिया हमने M1 है जो कि दिया है 7.5 kg, एंड बुलेट का मास है मान लिया हमने M2 है जो कि है 0.02 kg। क्योंकि गन और बुलेट दोनों स्थिर होंगे फायरिंग होने से पहले, इसलिए इनकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो U1 है गन की तो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, और बुलेट का स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग होने के बाद बुलेट की स्पीड क्या हो जा रही है, 200 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने V2 मान लिया।
तो फायरिंग होने के बाद गन हमारा पीछे जाएगा, बुलेट हमारा आगे जा रहा है, मान लो गन हमारा पीछे जा रहा है, तो किस स्पीड से पीछे जाएगा वही पूछ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्स। तो हम मान लेते हैं V1। बेटा यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्वेश्चन में दिया है कि बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है, देखो इनिशियल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि इनिशियल स्पीड दिया इसलिए U1 U2 जो है, जो कि हमने बुलेट का इनिशियल स्पीड माना है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है। इनिशियल वर्ड इसको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कॉन्सेप्ट है जानते हो? 200 मीटर पर सेकेंड कौन सी स्पीड है? यह वही स्पीड है जिस स्पीड से बुलेट आगे जाता है। कब? जब फायरिंग होती है, जब हम बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं, तो जिस स्पीड से आगे जा रहा है वो उसकी स्पीड है। ठीक है, तो हमने क्या माना? उस स्पीड को V2 माना, और बंदूक की स्पीड क्या है? रिक्वायर्ड स्पीड क्या है? V1 माना। तो अब यहाँ से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे लगाएंगे? कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। इससे पहले हम लोग कहते थे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन यहाँ पे कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आइए देखते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we have total momentum before firing is equal to total momentum after firing. This implies that बेटा फॉर्म लिखते हैं। देखो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग होने से पहले गन का मास क्या था? M1। गन की स्पीड क्या थी? U1। इसका मोमेंटम होगा M1 U1 प्लस फायरिंग होने से पहले बुलेट का मास क्या था? M2 और स्पीड क्या थी? U2। तो ये होगा M2 U2 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। देखो फायरिंग होने के बाद गन का मास तो M1 ही रहेगा, और हमने स्पीड क्या माना? गन की V1 माना। देखो M1 किसका स्पीड है? M1 किसका मास है? गन का U1 गन की स्पीड है। ठीक है, तो बुलेट का गन का जो मास M1 है, अब सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1 है। तो M1 V1 और ये प्लस M2 V2 होगा। देखो एक चीज याद रखना, जब गन की स्पीड U1 है पहले फ्रेम में, तो सेकंड फ्रेम में क्या हो जा रही है? V1 कर दे रहा है। जब बुलेट की स्पीड पहले फ्रेम में U2 है, तो सेकंड फ्रेम में क्या मान है? V2। तो जरा मानते से इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिव मानिएगा। ठीक है ना, यानी 1 जो सफिक्स है वो गन के लिए है, और 2 जो सफिक्स है बुलेट के लिए है। बेटा आप सबकी वैल्यू पता है, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 सबकी वैल्यू पता है। उसको वैल्यू पुट कीजिए तो वहां से आपको मिलेगा V1। तो देखते हैं कैसे। 7.5 इंटू 0 प्लस 0.02 इंटू 0 इक्वल टू होगा 7.5 इंटू V1 प्लस 0.02 इंटू 200। थोड़ा इसको एरेंज करते हैं नीचे वाला। बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? देखो ना, ये 0 0 प्लस 0 0, आप डायरेक्ट 0 लिख दो इक्वल टू, यानी ये होगा 7.5 V1 अब प्लस देखो 0.02 में 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डेसिमल पर 2 अंक है, वहाँ 200 है, डेसिमल हट जाएगा, बस बचेगा 2 गुणे 2 यानी 4 बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो -7.5 V1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या होगा? -4/7.5, या इसको माइनस तो आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये होगा 40/75 माइनस साइन थीटा। बेटा इसको 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 21। हाँ जी यही आएगा, देख लेना। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बाद में इसको आप चाहो डेसिमल में चेंज कर दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो गन किस रिक्वायर से पीछे जाएगा, किस वेलोसिटी से पीछे जाएगा, तो कह दीजिएगा -8/15 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो आप इसका आंसर ना डेसिमल में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चल देखो इसका आंसर डेसिमल में कितना आता है। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा -8/15 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो लगभग आएगा 0.533, यानी हम कह सकते हैं -0.53 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा V1। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो हम अच्छा निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि गन का जो डायरेक्शन होगा, माने मोशन का जो डायरेक्शन होगा, बुलेट के डायरेक्शन के क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन का ही तरह है, देखते हैं। कह रहे अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ध्यान देना अब यहाँ मास जो है ग्राम में है, इसको आपको केजी में बदलेंगे। केजी में कैसे बदलेंगे? 1000 से डिवाइड करके। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ ए वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg।
देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। बेटा देखो वैसे ही है, यहाँ दो स्थिति बन रही है। एक स्थिति क्या बन रही है, फायरिंग होने से पहले की स्थिति, और दूसरी है फायरिंग होने के बाद। फायरिंग होने से पहले हमारा जो पिस्टल या बुलेट दोनों की वेलोसिटी 0 ही होगी, ठीक है। लेकिन फायरिंग होने के बाद बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 150 मीटर पर सेकेंड, और गन यानी पिस्टल की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। हमें ही निकालना होगा क्योंकि यही तो पूछा रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसकी अब ज्योमेट्री बना के आप समझ लो। बेटा ज्योमेट्री बनाने से थोड़ा ये होता है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थोड़ा आपको मानने में आसानी होती है। आइए इसका हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। ज्योमेट्री बनाया है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछले सवाल की तरह है। देखो ये भी बिफोर फायरिंग की स्थिति है। बेटा फायरिंग होने से पहले क्या होगा, आपका जो बुलेट होगा कहीं पिस्टल में ही होगा। तो मान और पिस्टल आपका ये है, बुलेट आपको पिस्टल के अंदर है। तो देखो मान लो कि पिस्टल का जो मास है M1 है और बुलेट का जो मास है M2 है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो पिस्टल का मास 2 kg है, ये 2 kg हो गया, और बुलेट का जो मास M2 है 20 ग्राम है। बेटा ध्यान देना ये ग्राम में है, ठीक है ना। तो ग्राम को किलोग्राम में जरूर बदलना है, उसके लिए आपको सिंपली ना 1000 से भाग दे देना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना 1 ग्राम में 1/1000 kg है। इस तरह से आप देखोगे 0 0 कटेगा, 2/100 होगा, यानी 1/50 हो जाएगा। तो आप चेक कर लो ये 1/50 kg होगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि पिस्टल की जो वेलोसिटी U1 है वो 0 है, मतलब U1 है और ये वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि दोनों स्थिर है, तो U1 0 है पिस्टल का। अब बुलेट की जो वेलोसिटी इस समय U2 है, जो कि ये भी 0 होगा क्योंकि दोनों स्थिर है, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फायरिंग होने की, देखो ये बिफोर फायरिंग की स्थिति है। फायरिंग होने के पश्चात बुलेट की जो स्पीड है मान लो V2 है, तो V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली जब ट्रिगर दबाया जाता है पिस्टल का तो बुलेट बड़ी तेजी से आगे निकलता है और उसमें उसकी स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो V2 दिया है 150 मीटर पर सेकेंड, यूनिट जो लिखेंगे। अब पिस्टल की स्पीड क्या है जो रिक्वायर होगा, नहीं पता, मान लो V1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। बेटा इसको ऊपर लिख देना, ये आफ्टर फायरिंग, ठीक है। ये बिफोर फायरिंग की स्थिति है, आफ्टर फायरिंग की स्थिति है, ठीक है। और मास इसका M1 है, मास इसका M2 है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ मेंशन किया है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आइए देखते हैं। हमने लिखा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ध्यान दो बेटा फायरिंग होने से पहले मास M1 है, वेलोसिटी U1 है। सो गन जो पिस्टल का जो टोटल मोमेंटम होगा M1U1 होगा फायरिंग होने से पहले, प्लस बुलेट का मास M2 है और स्पीड U2 है, तो ये हो जाएगा M2U2। एक्चुअली U1 U2 0 है, ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगा। आप देखिएगा, देखो फायरिंग होने के बाद जो गन है यानी पिस्टल है उसका मास हमने M1 माना है और स्पीड मान लो V1 है जो कि निकालना है, प्लस बुलेट का जो मास है वो M2 है और स्पीड क्या है V2 है, यानी M2V2 है। बट हम स्पीड और वेलोसिटी पूरे कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन स्पीड और वेलोसिटी हम मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ठीक है। तो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू हो गया M1V1 प्लस M2V2। अब करना क्या है, सबकी वैल्यू रख रहा है, बेटा थोड़ा एरेस्ट करके हम वैल्यू रखते हैं। देखो अब डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, तो डायग्राम आप समझ गए होंगे, पर डाटा रखना है। देखो M1 क्या है 2, U1 क्या है 0, तो बड़ा 0 हो जाएगा। M2 क्या है, देखो 20/1000, 20/1000 चाहो तो यही पूरा रख सकते हो, इंटू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। M1 2, देखो V1 देखो अननोन है, ये तो निकालना है, प्लस M2 20/1000 इंटू V2 क्या 150। बेटा इसको कैलकुलेट करो और वहां से आप जो है V1 की वैल्यू निकालो। आइए देखते हैं। तो देखोगे तो ये ओवरऑल ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू V1 अब प्लस देखो 20/1000 इंटू 150 है ना, 150 0 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 2 से 10 भाग दोगे 2/10, 8 की 1/5, 5 और 15/5 3 देगा। कुल मिला के सिंपल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे आएगा, इधर ट्रांसफर करो तो -2V1 = 3, सो V1 = होगा -3/2, या आप कह सकते हो -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बेटा हमारा जो आंसर आया -1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो पिस्टल का जो डायरेक्शन है बुलेट का डायरेक्शन का क्या है, विपरीत है। इस तरह से आप लिख सकते हो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिक्वायर इज अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट, ठीक है ना। मतलब ये है कि निगेटिव साइन बस इतना ही बता रहा है कि पिस्टल का जो डायरेक्शन है
उसके मोशन का जो डायरेक्शन है बुलेट के मोशन के डायरेक्शन के क्या है, जस्ट विपरीत है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास सो दैट दीज 2 मासेस ऑफ द क्रैकर फ्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन। बड़ा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसको ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करो। कारण एक क्रैकर है, यानी एक पटाखा है, क्रैकर जानते हो ना, तो उसका मास है 100 ग्राम। तो मान लो ये क्रैकर को हम लोग एक ऑब्जेक्ट सर्कल के रूप में बनाते हैं। एक क्रैकर है बेटा, इसका जो मास दिया है 100 ग्राम दिया है। क्या हो रहा है, इसमें एक्सप्लोड हो रहा है, यानी विस्फोट हुआ, तो 2 इक्वल मासेस में चेंज हो गया। अर्थात एक मास ये है, दूसरा मास ये है, ठीक है ना, दोनों के मास इक्वल होंगे। इक्वल बनाने का प्रयास करिए, ठीक, दोनों इक्वल मास है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, अगर क्रैकर लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है, ये वाला क्रैकर राइट की तरफ जाएगा, अर्थात दोनों का स्पीड क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो हम अंत में ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर इसका मास इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, तो हम प्रूफ करेंगे v1 जो है माइनस v2 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आइए पहले इसकी ज्योमेट्री बना दी है, थोड़ा इसको समझाते हैं। ओके बेटा, इसका सोल्यूशन देखो, हमने ज्योमेट्री जो बनाया था ये तो आप समझ ही करोगे, ये बिफोर एक्सप्लोजन के वाली स्थिति है, ये आफ्टर एक्सप्लोजन वाली स्थिति है। तो मान लो बेटा बिफोर एक्सप्लोजन इस क्रैकर का जो मास है वो 100 ग्राम है, जिसको कैपिटल एम मान ले रहा है। यहाँ सफिक्स इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि सिंगल एंटिटी है ये। एम बराबर जो 100 ग्राम है, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके, इट बिकम्स 100/1000 केजी। चाहो तो आप ऐसे रखो, नहीं तो लिख सकते हो 1/10 केजी विच इज 0.1 केजी। बेटा जो मान लेते हैं इस क्रैकर का इस समय जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो u1 है, या u ही मान लो, सफिक्स यहाँ मत ही लगाओ, ठीक है ना, u ही मान लो, जो कि 0 होगा क्योंकि स्थिर है ना। अच्छा, एक्सप्लोजन के बाद मान लेते हैं, एक्सप्लोजन के बाद क्वेश्चन में दिया है कि ये जो क्रैकर है ये इक्वल अमाउंट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। देखो कहाँ, इक्वल पीस में इक्वल मास में डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर मान लेते इसका मास m1 है तो ये m kg मान लो, अगर इसका मास m2 है तो ये m kg मान लो, अर्थात दोनों का मास m kg है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट so that these 2 pieces of the cracker fly in the opposite direction। तो मान लो ये जो आपका फर्स्ट क्रैकर है एक्सप्लोजन के बाद, ये आपका सेकंड क्रैकर एक्सप्लोजन के बाद, ये मान लो कि फर्स्ट क्रैकर एक्सप्लोजन के बाद जो फर्स्ट क्रैकर है उसकी जो वेलोसिटी है v1 है और सेकंड क्रैकर की जो वेलोसिटी है v2 है। तो आप अंत में इस साबित करना है कि v1 और v2 का साइन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। आइए देखते हैं, ठीक है, तो लगाते हैं, ठीक है ना बेटा। टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। बेटा देखो, बिफोर एक्सप्लोजन पहले की स्थिति ये है, हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, कैपिटल M माना, और वेलोसिटी क्या माना हमने, u माना, इक्वल टू एक्सप्लोजन के बाद की स्थिति ये है, इसका मास क्या है m1, वेलोसिटी क्या माना v1, प्लस इसका मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या माना v2। अब सबकी वैल्यू पुट करो, दिस इम्प्लाइज दैट बेटा m1 जो होगा, यानी सॉरी m होगा 100/1000 इंटू 0, ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। देखो इसका m1 जो m है, वेलोसिटी क्या है v1, प्लस इसका मास m2 क्या m है, क्योंकि इक्वल मास है दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या है v2, ठीक है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान दो बेटा, ये तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको मेरेज कर सकते हैं। तो देखो अब बस हो गया खत्म। तो देखो ये ओवरऑल क्या देगा, 0 इक्वल टू होगा mv1 और प्लस mv2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जरा m कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। बेटा 0/m, अगर m को नीचे ट्रांसफर करोगे तो ये होगा 0/m, और हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है 0 हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ होगा, तो 0/m गिव्स 0। तो r करके लिखो, 0 इक्वल टू होगा v1 प्लस v2, और चाहो तो लिख m नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं v1 इक्वल टू माइनस v2। इससे क्या साबित हुआ, इसे साबित हुआ एक्सप्लोजन होने के बाद दोनों जो क्रैकर्स होंगे जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, उनके जो वेलोसिटी के डायरेक्शंस होंगे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बस हेंस प्रूफ यही करना था, ठीक है। इस तरह से आप बेटा समझ गए होंगे। नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है -v2 कि v2 का डायरेक्शन क्या v1 के विपरीत है। शायद हमको यही प्रूफ करना था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? बेटा समझो बहुत सिंपल है. कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों का मास सेम है, मतलब 1.5 kg है, और दोनों जो है ना एक ही सड़क पर, एक ही स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट मतलब होता है समझो सड़क अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है. अगर इसकी वेलोसिटी को आपने u1 मान लिया तो इसकी वेलोसिटी को आपको u2 मानना होगा. तो u1 u2 में क्या संबंध होगा? u1 बराबर होगा माइनस u2, सॉरी u1 और u2 का साइन निगेटिव होगा. ठीक है, तो u1 का जो भी वैल्यू होगा, u2 का जो भी वैल्यू होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ठीक है, यानी हम माइनस साइन के साथ इंडिकेट करेंगे. ठीक है ना. तो देखते हैं, पहले इसकी हम ज्योमेट्री बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्री बनाते हैं बेटा. हमने ज्योमेट्री बनाया. देखो बेटा, ये जो फ्रेम बनाया मैंने, ये बिफोर कोलिजन है. आप लिख दे रहा हूँ ऊपर बिफोर कोलिजन, और ये जो स्थिति है आफ्टर कोलिजन. कोलिजन से पहले क्या है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास सेम है. तो मान लो m1 जो कि 1.5 kg है, मान लो m2 है, इसका मास जो इसके बराबर ही होगा 1.5 kg. और ये भी कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इस दिशा में, मतलब मान लो राइट हैंड साइड की तरफ, इसकी जो स्पीड है u1 है और इसकी जो स्पीड है u2 है. ठीक है, जो कितनी है ध्यान दो, दिया हुआ है u1 u2 वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि u1 जो दिया है, आप चाहो तो लिख लेना, u1 इक्वल टू लिखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और लेकिन u2 को लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि किसी एक का साइन आपको नेगेटिव करना पड़ेगा. अगर ये पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव लोगे. तो यहाँ पे क्या दिया है? m1 इक्वल टू दिया है 1.5 kg, m2 इक्वल टू दिया है 1.5 kg, u1 इक्वल टू दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड u2 इक्वल टू दिया है माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड. बेटा अभी सब इसको लिखेंगे. अच्छा, इसे और दिया है आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद ये दोनों मास स्टिक हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं. तो जो कंबाइंड मास हो जाएगा, मान लो कंबाइंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा m बराबर m1 प्लस m2, जो कि होगा 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3 kg. उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लो बेटा, हम उस आप लिख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v मीटर पर सेकेंड. तो चाहो तो इसका डायरेक्शन इस तरफ दिखा दो, चाहे इसका डायरेक्शन इस तरफ दिखा दो. कुछ कहा तो है नहीं, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो. ठीक है ना. तो हम लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम इस स्थिति को लगाते हैं. तो सबसे पहले तो हमें बताएं क्या क्या दिया है, m1 क्या है, m2 क्या है, u1 क्या है, u2 क्या है. ठीक है, आइए देखते हैं. तो देखो बेटा, तो हमने कुछ डेटा लिख दिया है. बिफोर कोलिजन पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 1.5 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने m2 माना क्योंकि सेम ही है, तो 1.5 kg होगा. पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है यानी u1 है 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है u2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. अगर इसको हम प्लस साइन देते हैं तो इसको माइनस साइन देंगे, अगर इसको प्लस साइन देते हैं तो इसको माइनस साइन देंगे. तो कोई ना कोई ये काम करना होगा. चलो तो हम इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं. ये जो डाटा है वो बिफोर कोलिजन का है. आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो जा रहे हैं. तो कंबाइंड मास हो जाएगा m बराबर m1 प्लस m2, इट गिव्स 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 kg. तो पूछ रहा है कि कोलिजन के बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी. हमने मान लिया जो वेलोसिटी वो कैपिटल V है, क्वेश्चन मार्क है. सो फ्रॉम, यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैंने ले लिखा, फ्रॉम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बेटा यहाँ लिख देना फ्रॉम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? m1 u1, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा m2 u2 इक्वल टू आफ्टर कोलिजन के बाद जो कंबाइंड मास क्या बन जा रहा है? m बन जा रहा है, कैपिटल M, और वेलोसिटी क्या हो जा रही है? उन्हें v माना है ना, तो हमने v माना तो कैपिटल V हो जाएगा, m भी हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट. अब m1 u1 m2 u2 वैल्यू रखिए और m भी वैल्यू रखिए, देखिए क्या आ रहा है. ठीक है, वहां से आप भी निकाल सकते हो. तो आएगा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस ऑफ 2.5 इक्वल टू 3 इंटू v. बेटा ध्यान दो, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा. क्या माइनस लिखो. अब आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डेटा आएगा. देखो ये दोनों वैल्यू सेम तो है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल 0 हो जाएगा. यहाँ से 0 इक्वल टू 3 भी आएगा.
0 इक्वल टू 3 भी है, सो v इक्वल टू क्या होगा, सो v इक्वल टू होगा 0/3, इट गिव्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं ना कि कोलिजन के बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाएंगे तो उनकी जो कंबाइंड स्पीड होगी यानी कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिस कंबाइंड ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, यही आपका आंसर होगा। आप लिख लीजिएगा कि द कंबाइंड ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार और लाभ कंजर्वेशन और मोमेंटम पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम इस तरह क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसके एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए राइफल। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। कह रहे हैं कि एक राइफल है जिसका मास 4 kg है और उसके अंदर एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, बाद में उसको केजी में बदलेंगे। फायरिंग होती है, जब फायर होता है बुलेट की स्पीड क्या हो जाती है बेटा, फायरिंग होने के बाद 35 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय जब बुलेट आगे जाएगा फायरिंग होने के बाद तो आगे ही जाएगा, तो मान लो आगे गया तो जो राइफल होगा वो पीछे जाता है, तो किस वेलोसिटी से पीछे जा रहा है वही आपको डिटरमाइन करना है। तो पहले इसका बेटा रफ ज्योमेट्री बनाते हैं, फिर वहां से पता करते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखो डायग्राम बेटा बनाया है, ये जो कौन सी स्थिति है, बिफोर फायरिंग की स्थिति है या आफ्टर फायरिंग है। फायरिंग होने से पहले आपका राइफल और बुलेट दोनों की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो मान लो m1 मास किसका है, m1 जो है राइफल का मास है जो कि 4 kg दिया है। क्योंकि राइफल स्थिर है इसलिए इसकी जो वेलोसिटी मान लो मैंने u1 माना, इसकी वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की बात करते हैं बिफोर फायरिंग केस में, बुलेट का जो मास है बेटा वो m2 है जो कि 50 ग्राम दिया है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 kg। और बुलेट भी तो रेस्ट होगा इसलिए u2 माना, इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी और बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद की स्थिति है, मान लो बेटा फायरिंग के बाद बुलेट का जो स्पीड यानी वेलोसिटी वो v2 है और राइफल की जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो यहाँ पे हमको v1 ही तो निकालना है, ये तो पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी। बेटा इस इनिशियल से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब फायरिंग होगा तो जो बुलेट की स्पीड होगी उसको इनिशियल कर सकते हैं और राइफल की जो स्पीड मिलेगी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिलेगी और उसे v1 कर सकते हैं, बुलेट की v2 कर सकते हैं उसकी स्पीड को। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशियल से कंफ्यूज मत करिएगा। तो v2 यहाँ पे 35 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, देख लो आप, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 35 मीटर पर सेकंड और हमें v1 निकालना है। तो लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसका लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फिर इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। हमने लिखा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो फार्मूला होगा देखो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू होगा m1v1 प्लस m2v2। ध्यान दो u1 u2 वैल्यू 0 की ओवर आने वैल्यू 0 होगी, तो चाहो तो डायरेक्ट 0 रखो या तो वैल्यू रखे रखो। तो 4 × 0 0 हो जाएगा और ये देखो 50/1000 × 0 ये भी 0 हो गया इक्वल टू m1 क्या है 4 है और v1 क्या है, v1 ही है, 4 × v1 4v1 होता है प्लस m2v2, इसको अरेंज कर देना प्लस m2v2। बेटा m2 क्या है 50/1000 kg है और v2 देखो v2 क्या है, v2 जो है वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू पहले रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अरेंज कर दिया है। 35 है तो वैल्यू रखते हैं तो आएगा, ये तो बराबर 0 हो जाएगा, 0 = 4v1। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 काटो और 5 से 100 काटोगे तो ये 20 ही आएगा, तो आएगा 35/20। बेटा इस 4v1 को यहाँ ट्रांसफर करो तो -4v1 = होगा 35/20। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से v1 = होगा -35/1, 4 को ट्रांसफर करो नीचे, 4 × 20 होगा और उसके बाद होगा 35 और 20 को डिवाइड करो किसी नंबर से, शायद 5 से कटेगा दोनों, हाँ 5 से ही कटा है, तो -7/4 × 4 इट इज -7/60। बेटा अगर इसको तुम डिवाइड करते हो तो आएगा -0.437 मीटर पर सेकेंड, या राउंड अप लिख सकते हो -0.44 मीटर पर सेकेंड। यही आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी अपना राइफल होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना बेटा। इस तरह से हमने आपको लाभ कंजर्वेशन मोमेंटम आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराया। अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ अलग तरह का या कुछ इससे रिलेटेड ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। हो सकता है अगली बार जो वीडियो हुआ डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड ना हो, ये आपके स्कूल की वेबसाइट पे ही आएगा। तो आपको सबको यूजर ID और पासवर्ड मिल गया होगा। अगर यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला है तो आप अपने रिस्पेक्टेड क्लास टीचर या
हमारे जो कंप्यूटर टीचर हैं, ऑपरेटर सर हैं, जो मिस्टर अमोद सर हैं, उनसे अभी मिल सकते हैं। ठीक है, अपनी क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है बेटा, उससे पता चल जाएगा कौन बच्चा अब देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को मिस ना करें, क्लास को आप रेगुलर पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर लॉकडाउन कब तक जाएगा कोई नहीं जानता। ये इस भरोसे मत रहिएगा कि जब भी स्कूल खुलेगा तो 100% रिवीजन ही हो जाएगा, क्योंकि बेटा कोर्स इतना आगे बढ़ चुका होगा तो रिवीजन पूरी तरह से ना हो। मतलब रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप पहले से पढ़े रहो तभी तो रिवीजन होता है। अगर आप 0% पढ़े रहोगे तो आप वो रिवीजन बेकार होगा आपके लिए। इस पढ़ाई को आप सीरियस में ही लीजिए, हल्के मत लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, या यूँ कहे क्लास से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बेटा क्लास में क्या होता है ना कि अभी 2 क्वेश्चन लगाते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ बाकायदे आराम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आपको भी वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे। ठीक है ना, तो इसलिए सीरियस में रहिए, मतलब सीरियस पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हल्के मत लीजिए और इसको पढ़िए। फिर अगला वीडियो हम देखते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिजिक्स में आपको फोकस करना, आगे चल के तैयारी भी करते हो तो आप देखोगे कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है फिजिक्स में। अब मोस्टली नीट के जो बच्चे तैयारी करते हैं, पीएमटी की जो तैयारी करते हैं, मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स बहुत ही ट्रबल करता है। तो अभी से आप आदत डालो फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना सिर्फ किताबी नॉलेज रखना जरूरी नहीं है, थोड़ा पढ़िए आप, अदर बुक को भी पढ़ते रहिएगा और कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पर्सनल फोन करके भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना बेटा, थैंक यू वेरी मच।